मान लीजिए आपके पास एक ज़मीन है जिस पे आप हमेशा से अपना हक जताते आए हैं। अब यदि कोई नया नियम आ जाए जिसके तहत इस ज़मीन का प्रबंधन या फिर मालिकाना हक बदल सकता है तो आपको डर और गुस्सा जरूर आएगा। बंगाल में भी वही हाल हुआ। Days of violent protests in West Bengal's Murshidabad district have left the region shaking. While the situation is now set to be under control, tensions are still high with heavy police and paramilitary presence on the ground. केंद्र सरकार के द्वारा पास किए गए वक्फ बिल में जमीन और धार्मिक संपत्तियों को बदलने का प्रोविजन था। कई मुस्लिम समुदाय के लोग जिसके धार्मिक और सामाजिक पहचान इस जमीन के साथ जुड़ी हुई है, उनको डर लगने लगा कि उनके पारंपरिक हक छीन लिए जाएंगे। ऐसी भावना ने लोगों में असंतोष के साथ साथ गहरी नाराजगी की भावना भर दी। The unrest began on Friday afternoon on 11th April in several parts of Murshidabad, including Suti, Samserganj and Jangipur, following protests against the newly passed Waqf Amendment Act. What started as demonstrations soon turned into chaos. Mobs went on a rampage, setting police vehicles on fire, vandalizing and looting shops and clashing with security. इसी डर और असुरक्षा की भावना का फायदा राजनीतिक दलों ने उठाया। कुछ राजनीतिक दल के कुछ ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने ऐसी टिप्पणी की जिसके वजह से समाज के अंदर विभाजन और उत्तेजना की भावना फैल गई। कुछ नेताओं ने इसे चुनावी राजनीति का हथियार बना करके इसका इस्तेमाल करने की कोशिश किया और जिसके वजह से विरोध प्रदर्शन में बहुत ही ज़्यादा उग्रता आ गई। As of now, 3 people have lost their lives, including one reportedly in police firing, and at least 18 police personnel have been injured. Over 180 people have been arrested in connection with the violence. इन प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने हिंसक रास्ते अपना लिए, गाड़ियां पुलिस वैन जला दिए गए, सड़कें बंद हो गई और यहां तक कि कुछ लोगों की मौत भी हो गई। इन सब के पीछे मुख्य कारण ये था कि कुछ लोगों को ये लगा कि उनके ज़मीन और धार्मिक संबंधी अधिकारों के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है और इसे राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आप याद करिए 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश को हर दूसरे तीसरे दिन दंगा होता था। बहनों और भाइयों, इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है, बिना डंडे के मानेंगे नहीं। तो भैया अब सवाल ये उठता है कि आखिर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो राजनीतिक दल के जो नेता हैं, उनका आखिर इस मुद्दे के ऊपर क्या थिंकिंग है। एक तरफ बीजेपी वाले का कहना ये है कि ये बिल हिंदू के लिए एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, वहाँ पे हिंदुओं को डराया जा रहा है। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। और यहाँ तक कि कुछ बीजेपी लीडर्स तो बंगाल में प्रेसिडेंट रूल की भी मांग कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि ममता बनर्जी की जो सरकार है वो सिर्फ वोट बैंक के लिए काम कर रही है। और वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी और उनके टीएमसी की जो लीडर है, उनका ये कहना है कि ये बिल हमने नहीं बनाया है, ये तो केंद्र सरकार ने बनाया है और इस बिल को हम बंगाल में इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। जो बीजेपी सरकार है वो बंगाल के अंदर विभाजन क्रिएट करने की कोशिश कर रही है और टेंशन फैलाने की कोशिश कर रही है। गरीब मुसलमान है जो रोज़मर्रा खाने कमाने वाला आदमी है, पिछले 70 सालों में उसे 1 पैसे का फ़ायदा वक्फ बोर्ड से नहीं मिला है। तो भैया वहीं तीसरी तरफ कांग्रेस का ये कहना है कि दोनों, चाहे वो बीजेपी हो या फिर टीएमसी हो, दोनों अपने अपने राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, कम्युनल टेंशन्स को बढ़ा रहे हैं ताकि उन्हें अपनी वोट बैंक के ऊपर असली पकड़ हो सके। कांग्रेस का ये भी कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो टीचर्स अपॉइंटमेंट्स के जो डिसीजन आए थे, कहीं न कहीं इस वायलेंस की वजह से वो जो मुद्दा था वो दब के रह गया, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो दोस्तों यहाँ पे समझने की बात ये है कि यहाँ पे हर पॉलिटिकल पार्टी इस इशूज़ का अपने अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है।
एक तरफ जहाँ पे बीजेपी अपने हिंदू जो वोट हैं उनको कंसोलिडेट करना चाहती है, तो वहीं पे जो टीएमसी है वो अपने माइनॉरिटी वोट को सिक्योर करना चाहती है। जब एक देश है, एक कानून है, पूरे देश में लागू होना चाहिए, तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री अकेली क्यों खड़ी हैं? क्यों भड़का रही हैं? कर तो दिया उन्होंने फायदा, इतने सारे लोगों में वहाँ पे वो जेल जाएंगे, मुकदमे लगेंगे उनके ऊपर, उनका परिवार जो है वो भूखा मरेगा, जेल जाएंगे। ये फायदा ही तो किया है मुस्लिम समाज का। इस चीज को मुस्लिम समाज को समझने की जरूरत है। तो दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि आखिर वक्फ बिल में ऐसे क्या क्या प्रोविजंस हैं जिसके वजह से जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो नाराज दिख रहे हैं। सबसे जो पहला मुद्दा है वो है नॉन मुस्लिम का इंक्लूजन। जो पहले वक्फ के वोट होते थे उसमें सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ही उसका मेंबर बन पाते थे, लेकिन अब जो नया प्रोविज़न आया है, नया जो बिल में जो प्रोविज़न आया है उसमें साफ साफ लिखा है कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि नॉन मुस्लिम कम्युनिटी से होंगे और वो भी इसका मेंबर बन सकते हैं, जो कि कहीं न कहीं जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उनको ये लगता है कि ये हमारे धार्मिक मैटर में एक साफ साफ इंटरफेरेंस है। दूसरा जो प्रोविज़न है वो है डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी से रिलेटेड। पहले अगर कोई मान लो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, कहने का मतलब ये जो प्रॉपर्टी है वो वक्फ की है या नहीं है, ये डिसीजन लेने का अधिकार वक्फ ट्राइब्यूनल के पास हुआ करता था, लेकिन अब ये जो पावर है वो शिफ्ट हो करके स्टेट बॉडी के पास चला गया है, जो स्टेट गवर्नमेंट बॉडी है उसके पास चला गया है। अब वो डिसाइड करेगी कि ये जो प्रॉपर्टी है वो वक्फ की है या नहीं है। अब ये जो समस्याएं हैं, जो प्रोविजंस है, इससे जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उनको ये लगता है कि उनकी जो ज़मीन है, जो वक्फ की ज़मीन है, वो कहीं न कहीं सरकार उसे छीनने की कोशिश कर रही है और जिसकी वजह से मुस्लिम समुदाय के लोग नाराज दिख रहे हैं। तीसरा प्रोविज़न है डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत से रिलेटेड है। अब देखो होता क्या था कि बहुत सारे ऐसे जो वक्फ की प्रॉपर्टी है बहुत पुरानी हुआ करती है, जिसका जो वक्फ के पास रिकॉर्ड्स भी बहुत सारे ज़मीन की नहीं है, बहुत सारी प्रॉपर्टी की नहीं है। तो इसमें जो प्रोविज़न है उसमें साफ साफ लिखा गया है कि अगर किसी भी जो वक्फ की प्रॉपर्टी है अगर उसका डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो ऐसे केस में ऑटोमेटिकली उसे वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी। तो अब बहुत सारे ऐसे भी प्रॉपर्टी हैं जिनका रिकॉर्ड्स नहीं है वक्फ के पास, तो ऐसे मुस्लिम कम्युनिटी को ये लगता है कि ये कहीं ना कहीं साजिश हो रही है और जो बहुत सारी जो प्रॉपर्टी है वक्फ की वो एक लीगल डिस्प्यूट्स के अंदर दब के रह जाएगी, फंस के रह जाएगी और कहीं ना कहीं फिर वो सरकार उसके ऊपर कब्जा कर लेगी। नेक्स्ट जो प्रोविज़न है वो है ऑडिट से रिलेटेड। जितने भी वक्फ इंस्टीट्यूशन है अगर उनकी कमाई 1 लाख से ज़्यादा है तो ऐसे केस में उनकी ऑडिट मैंडेटरी कर दी गई है, उनकी ऑडिटिंग होगी। तो इसकी वजह से जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उनको ये लगता है कि ये कहीं ना कहीं जो वक्फ की जो ऑटोनॉमी है उसके ऊपर एक सीधा सा प्रश्न मार्क है, एक सीधा सा क्वेश्चन मार्क है। तो इसके वजह से भी जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ दिख रहे हैं और कहीं न कहीं हिंसा में शरीक हो रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि दोस्तों आखिर क्या है वक्फ की हिस्ट्री, तो इसे हम शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। देश के अंदर 1913 में वक्फ बोर्ड आया, 1923 में एक्ट बना, तो अमेंडमेंट पहले भी हुआ है, बदलाव पहले भी हुआ है, कांग्रेस के टाइम में हुआ है, 1954, 1955, 1995 में, 1913 में। वक्फ का मतलब होता है कि ऐसी प्रॉपर्टी जब कोई शख्स अपनी मर्जी से डोनेट कर दे ताकि उसका जो इस्तेमाल है वो समाज कल्याण के लिए या फिर धार्मिक हितों के लिए उसका इस्तेमाल हो, तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम वक्फ बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो वक्फ प्रॉपर्टी है उसे बेचा या बदला नहीं जा सकता है और इसका जो इस्तेमाल होता है वो समाज के हितों के लिए किया जाता है। ये कॉन्सेप्ट लगभग इस्लाम के शुरुआती दिनों में, लगभग 9th सेंचुरी में ये शुरू किया गया था, जब लोग अपनी प्रॉपर्टी को धर्म के कामों के लिए या फिर समाज के कामों के लिए डोनेट कर देते थे। दूसरे खलीफा हजरत उमर, वो आधी दुनिया पे उनकी रियासत थी, वो खजूर को वक्फ किया उन्होंने शुरुआत में, और वो पेड़ को वक्फ किया किन के लिए? जो कमज़ोर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, कि उनसे उनका भला हो, या बेवाए महिलाएं हैं जिनके शौहर नहीं है। धीरे धीरे वो सिलसिला आगे बढ़ा। इंडिया में वक्फ की हिस्ट्री भी पुरानी है। जब 1913 से 1930 तक कई सारे कानून आए जिससे वक्फ की प्रॉपर्टीज को लीगल तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया और वक्फ को मैनेज करने के लिए कुछ रूल्स नियम्स बनाए गए। और उसके बाद 1954 में एक बड़ा वक्फ
जो बिल था वो पास हुआ और जिसके तहत स्टेट लेवल पे भी एक स्टेट वक्फ बोर्ड बनाया गया। 1964 में एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल का गठन हुआ जो कि स्टेट बोर्ड को गाइड करने का काम करते थे। और 1995 में भी एक वक्फ एक्ट आया जो कि पहले के कानून को और भी मजबूत किया ताकि जो भी वक्फ की प्रॉपर्टीज हो उसे सही से मैनेज किया जा सके। मतलब इन कानूनों का मकसद था कि रिलीजियस और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जैसे कि मॉस्क, मदरसा और हॉस्पिटल्स को सस्टेनेबल और फ्रॉड फ्री तरीके से चलाया जा सके। अगर आपके गांव में कोई स्कूल या फिर कोई मंदिर है तो उसके लिए भी कभी ना कभी किसी न किसी अपनी प्रॉपर्टी को दान किया होगा। तो ठीक उसी तरह से जो वक्फ है वो काम करता है। तो दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि आखिर आज के समय में वक्फ का क्या महत्व है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है। सोचो आप अपनी ज़मीन या फिर अपनी दुकान किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को हमेशा के लिए दान कर देते हो और उस ज़मीन या दुकान से जो भी इनकम होती है वो आपके बताए हुए मकसद के हिसाब से उस पर काम करती। जैसे अगर आपने अपनी ज़मीन दान की और आपने ये बताया कि हमारी जो ज़मीन का इनकम है वो स्कूल में खर्च हो, तो आपकी जो पैसे होंगे उस ज़मीन से जो भी इनकम आएंगे वो आपके बताए हुए यानी स्कूल में खर्च होंगे। और कोई किसी को लगता है कि मेरी जो पैसे हैं वो मॉस्क में खर्च हो, मॉस्क के मेंटेनेंस में खर्च हो, तो उसमें खर्च होंगे। ये सिस्टम आज भी हमारे समाज के लिए एक सस्टेनेबल चैरिटी की तरह काम करता है। मॉडर्न ज़माने में जब रेगुलर चैरिटेबल डोनेशन कभी कभी या फिर बार बार देना मुश्किल हो जाता है, तब ऐसे समय में जो वक्फ की जो प्रॉपर्टी है और उनसे जो इनकम आते हैं उसी से चैरिटी चलती है। तो दोस्तों आजकल मॉडर्नाइजेशन के चलते इस वक्फ को भी एक बेहतर तरीके से रेगुलेट करने की, मैनेज करने की कोशिश हो रही है। जैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लैंड रिकॉर्ड्स या फिर प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखना, ट्रांसपेरेंटली अकाउंट्स को भी मेंटेन करना और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को फंड करना। इससे कम्युनिटी के लोगों के लिए नए प्रोजेक्ट्स को शुरू करना आसान हो जाता है। लेकिन दोस्तों अभी भी ये सिस्टम पुराने तरीके से चल रहा है, लेकिन ज़माना बदल रहा है। अब इसमें नए आइडियाज़ और रिफॉर्म लाने की ज़रूरत महसूस हो रही है ताकि इनके इनकम से ना सिर्फ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन चल सके बल्कि समाज कल्याण के लिए जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन हो गया या फिर अदर जो डेवलपमेंट का काम है, जो विकास का काम है, उसके लिए भी इन इनकम का इस्तेमाल किया जा सके। इसलिए आज के समय में वक्फ का महत्व सिर्फ धार्मिक चीज़ों तक सीमित नहीं है बल्कि सामाजिक और आर्थिक तरक्की के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर दूसरे देशों में वक्फ की प्रॉपर्टी को कैसे मैनेज किया जाता है या फिर वहाँ पे वक्फ किस तरह से काम करता है। अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करें तो वहाँ पे वक्फ को सरकारी डिपार्टमेंट्स के थ्रू चलाया जाता है। जनरल अथॉरिटी ऑफ वक्फ के नाम से वहाँ पे एक अथॉरिटी है जो कि वक्फ का हिसाब रखते हैं और इंश्योर करते हैं कि वक्फ के वजह से जो भी इनकम आए उसका इस्तेमाल मॉस्क, मदरसा या फिर रिलीफ प्रोजेक्ट के लिए सही तरीके से हो सके। यहाँ सरकार के जरिए प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग और ट्रांसपेरेंसी पर जोर दिया जाता है। वहीं अगर हम इंडोनेशिया की बात करें जहाँ पे बहुत सारे लोग मुस्लिम हैं, वहाँ वक्फ के लिए बदन वक़फ़ इंडोनेशिया नाम की एजेंसी बनी हुई है। इसका काम है कि वक्फ प्रॉपर्टी की रिकॉर्ड को मेंटेन करना और इंश्योर करना कि उसका इस्तेमाल एजुकेशन, हेल्थ और कम्युनिटी डेवलपमेंट जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए ही हो। वहीं मलेशिया में वक्फ प्रॉपर्टीज़ को मैनेज करने के लिए एक इस्लामिक रिलीजियस काउंसिल्स का गठन किया गया है। इसका काम है कि वक्फ से आने वाली जो भी इनकम है उसका इस्तेमाल मॉस्क, स्कूल और कम्युनिटी सेंटर को चलाने के लिए किया जाए। और वहीं पाकिस्तान में भी वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को सरकारी रेगुलेशंस के तहत मैनेज किया जाता है। यहाँ पे फेडरल और प्रोविंशियल लॉज दोनों लागू होते हैं और अलग अलग बोर्ड बनाया गया है और जिसके थ्रू वक्फ का सही हिसाब किताब रखा जाता है। इसी तरह से और देश जैसे कि कतर, ओमान, यूएई, इन सब देशों में भी या तो वहाँ की जो सरकार है वो खुद देखरेख करती है या फिर उसके लिए एक अलग लीगल फ्रेमवर्क या फिर अथॉरिटी का निर्माण किया जाता है जो कि वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को देखरेख करते हैं और उनके थ्रू जो भी इनकम आते हैं उसका इस्तेमाल मॉस्क, मदरसा या फिर हॉस्पिटल्स या फिर अन्य चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार को ऐसा क्या काम करना चाहिए जिससे जो बंगाल में हो रही वायलेंस है
उसे रोका जा सके और उसके ऊपर जो पॉलिटिक्स हो रहे हैं उसे कम किया जा सके। सरकार को कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जो लोगों का भरोसा वापस ला सके और बंगाल के अंदर शांति की स्थापना हो सके। इसके लिए सरकार को एक न्यूट्रल एंड इंडिपेंडेंट टीम का गठन करना चाहिए जो कि वायलेंस के असली जड़ को पहचानने की कोशिश करे, असली रीजन को समझने की कोशिश करे कि किन रीजनों से ये वायलेंस स्टार्ट हुआ है। इससे लोगों को लगेगा कि सच्चाई सामने आएगी और किसी एक पार्टी का पक्ष नहीं लिया जा रहा है। क्योंकि कभी कभार हमें लगता है कि ऊपर से कि शायद ये वक्त के कानून की वजह से वायलेंस स्टार्ट हुआ है, लेकिन जब जांच होगी तब जाके पता चलेगा, क्या पता शायद किसी और वजह से ये आग सुलगी हो और वायलेंस इतनी बड़ी हो गई हो। दूसरा जो तरीका है वो है कम्युनिटी डायलॉग का। जो भी सरकार है उसे चाहिए कि हर कम्युनिटी के लोग को आप एक साथ बैठाओ, उससे आप बात करो, उसे समझने की कोशिश करो कि आखिर उनके अंदर क्या डर है, क्या गुस्सा है और इसका समाधान कैसे निकाला जा सकता है। तीसरा जो स्टेप है वो है स्ट्रिक्ट लॉ इन्फोर्समेंट का। जो लोग वायलेंस में शामिल हैं सरकार को चाहिए कि उसके खिलाफ एक सख्ती अपनाओ और उनके खिलाफ आप एक्शन लो, फिर चाहे वो किसी पार्टी से बिलोंग क्यों ना करता हो। जो पुलिस है या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसे बिना किसी पॉलिटिकल प्रेशर में आकर के काम करने की ज़रूरत है। और साथ ही हमें लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाने की भी ज़रूरत है। जो बिल के प्रोविजंस हैं उसे भी सही तरीके से पहुंचाने की ज़रूरत है ताकि जो र्यूमर्स है उसे रोका जा सके और सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा जा सके। इसके साथ साथ सरकार को लोगों के असली इशूज जैसे कि रोजगार एक बड़ी समस्या है, डेवलपमेंट एक बड़ी समस्या है, महंगाई एक बड़ी समस्या है, तो इनके ऊपर सरकार को फोकस करना चाहिए। जब लोगों के बेसिक प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगे तो वो वायलेंस या फिर पॉलिटिक्स जैसी चीज़ों में कम हिस्सा लेंगे। लेकिन सरकार ऐसी नहीं करती है और वो समाज में इस तरह से लोगों को उकसाने का काम करते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म के प्रति ले जाने का काम करते हैं और ताकि उन्हें अपने वोट बैंक पे काम वो कर सके और राजनीति में आ सके। ये बहुत ही गंदी राजनीति होती है कि ये राजनीति तो अंग्रेज करते थे कि फूट डालो राज करो, और आप भी वही कर रहे हो, तो फिर आज़ाद होने का क्या मतलब हो जाता है। जो लीडर अपने फ़ायदे के लिए लोगों को भड़का रहे हैं उन्हें पब्लिकली जवाब देना चाहिए और पॉलिटिकल पार्टीज को अपने सपोर्टर्स को शांति बनाए रखने की गुजारिश करनी चाहिए ताकि समाज के अंदर शांति स्थापित हो। तो दोस्तों, सरकार ये सब कदम उठा करके बंगाल में जो हो रहे वायलेंस हैं उसे कम कर सकते हैं और उसके ऊपर जो पॉलिटिक्स हो रही है उसमें भी कहीं ना कहीं कमी ला सकते हैं। लेकिन सरकार किस मकसद से काम कर रही है ये हम सबको पता है। हमें उम्मीद है कि सरकार की जो आंखें हैं खुलेगी और समाज में इस तरह की जो क्लेश है उसे वो होने से रोकेंगे और जो सही काम है उसके ऊपर सरकार फोकस करेंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें और आपकी क्या राय है बंगाल वायलेंस के ऊपर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते अगले वीडियो में। नमस्कार।